हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट एंड फिजिकल ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की चैप्टर 16 के पार्ट 2 में हम लोग आ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ये देखा कि ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट क्या होता है, कहाँ पर ये पाया जाता है, इन सब के बारे में हमने देखा है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देखा और किस तरीके से जो विंड्स का डायरेक्शन होता है इन द केस ऑफ ट्रॉपिकल मानसून, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट मानसून हो या फिर जो साउथ वेस्ट मानसून है वो देखा। और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहता है, उसके बारे में बात करी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अबाउट दी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या जो फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स में, उनके बारे में। तो चलिए इस पार्ट को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, इसमें क्या है, नेचुरल वेजिटेशन जो ट्रॉपिकल मानसून लैंड की है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ समर रेनफॉल के ऊपर, है ना, कि कितनी ज़्यादा बारिश होगी उसके ऊपर नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करेगी। ट्रीज जो है वो जनरली डेसिडुअस होते हैं। डेसिडुअस का मतलब होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णपाती। पर्णपाती मतलब कि यहाँ पर एक तो मार्क्ड ड्राई पीरियड है। ड्राई पीरियड मतलब एक ऐसा समय होता है जिस समय बिल्कुल भी बारिश नहीं है। तो उस समय जो ये पेड़ है वो अपने क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, मतलब अपने पत्ते गिराते हैं ताकि वो ड्राउट यानी कि सूखे को झेल सके। क्योंकि देखिए, ये एक बड़ा ही, मैं कहूँगा, नेचुरल और बड़ा कमाल का फिनोमेना है कि आपको पता है कि जो पत्ते होते हैं उसके थ्रू प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब उनके बॉडी से आप कह सकते हैं वाटर बाहर निकलता है थ्रू द लीव्स, है ना। अब जितने ज़्यादा लीव्स उतना ज़्यादा पानी को बाहर निकलने की जगह मिलेगी। और ड्राई पीरियड अगर है, मतलब अगर सूखा पड़ रहा है जिस मौसम में जिसमें बिल्कुल भी बारिश नहीं है, उस समय ज़मीन में भी पानी नहीं होगा अंदर, है ना। तो जो उसकी रूट्स हैं वो क्या करेंगी, पानी को खींचेंगी ऊपर, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो होगा, वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होगी, और उसके बाद फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी। लेकिन जिस समय ड्राई पीरियड है उस समय पानी वैसे ही जो है नहीं है। और अगर उसके बाद भी वो अपना पानी अगर इस तरीके से ट्रांसपिरेशन के थ्रू अगर लूज करते चले जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए एक ये नेचुरल फिनोमेना बना हुआ है कि जिस समय ड्राई पीरियड होता है तो डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट या वो ट्रीज होते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। और आपने कुछ पेड़ ऐसे देखे होंगे जो ऐसे समय पे, यानी कि ड्राई पीरियड के समय पे बिल्कुल क्या हो जाते हैं, उनमें एक भी पत्ता देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद जब दोबारा से फिर थोड़ा बहुत बारिश होती है, जब स्प्रिंग सीजन होता है, तो उनमें थोड़ा बहुत फिर पत्ते आने शुरू होते हैं। इसके बाद क्या लिखा है कि वेयर द रेनफॉल इज हैवी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे सदर्न बर्मा, इंडिया का पेनिनसुलर रीजन, या फिर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया या कोस्टल रीजन विद अ ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, वहाँ का जो रिजल्टेंट वेजिटेशन है वो कैसा रहेगा, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब वहाँ पर क्या हो जाएंगे, जंगल हो जाएंगे। फॉरेस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होंगे। ओपन मतलब कम पेड़ होंगे और लेस लग्जूरियंट देन द ट्रॉपिकल जंगल, एंड देयर आर फार फ्यूअर स्पीशीज। यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं, जो स्पीशीज हैं, वो काफ़ी कम होंगी एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। क्योंकि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पर हमने देखा था कि प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर प्रजातियाँ काफ़ी कम है और पेड़ भी कम है। फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैसे हैं, ओपन है, खुले खुले हैं। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट यील्ड्स वैल्यूबल टिम्बर। हमें क्या मिलता है, वैल्यूबल टिम्बर इन फॉरेस्ट से मिलता है, जो कि अपने ड्यूरेबल हार्डवुड के लिए बहुत ही ज़्यादा इनका प्राइस वगैरह रहता है। इसमें से अगर हम बात करें तो टीक जो है वो सबसे बढ़िया जाना जाता है। टीक बर्मा जो है वहाँ पर अलोन अकाउंट्स फॉर एज मच एज 3/4 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, है ना। विश्व में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है टीक का, उसका लगभग 3/4, 3/4 जो है या 3/4 जो है वो लगभग बर्मा से ही आता है। ये इतना ड्यूरेबल टिम्बर होता है कि दैट इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग, फर्नीचर एंड अदर कंस्ट्रक्शनल पर्पसेस के लिए, इनके लिए इसका यूज किया जाता है। और कुछ प्रकार का टिम्बर भी है। टिम्बर मतलब वही होता है कि जो लकड़ी को हम लोग बिल्डिंग के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज टिम्बर। तो सबसे जो बढ़िया है दैट इज योर टीक। इसके बाद साल है, अकाशिया, है ना। और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूकेलिप्टस की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, तो वो भी सब टिम्बर की तरह यूज कर सकती हैं।
टुगेदर विद द फॉरेस्ट आर बैम्बू थिकेट्स विच ऑफन ग्रो टू ग्रेट हाइट्स, यानी कि ये फॉरेस्ट होने के साथ साथ जहां पर आपको इस तरीके के टिम्बर देखने को मिलेंगे, आपको कुछ बैम्बू के थिकेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब जहां पर थोड़ा सा बांस वगैरह बैम्बू वगैरह होता है। अब उसके बाद विद द डिक्रीज इन रेनफॉल इन समर, जब समर में बारिश कम हो जाएगी तो फॉरेस्ट थिन आउट इनटू थॉर्नी स्क्रबलैंड और सवाना, है ना। ये सवाना जो है, अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सवाना जो क्लाइमेट है पूरा का पूरा। तो जैसे जैसे बारिश कम होती जाएगी तो जो ये फॉरेस्ट है ये थॉर्नी स्क्रबलैंड या सवाना की तरफ को बढ़ते रहेंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा कि ट्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएंगे और लंबी लंबी घासेज आपको देखने को मिलेंगी, ग्रास देखने को मिलेंगी। अब इन पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, जैसे कि सेमी डेजर्ट कंडीशंस पाई जाती हैं, तो ये जो मॉनसूनल वेजिटेशन है ये बहुत ज़्यादा वेरीड है। वेरीड मतलब अलग अलग प्रजाति की है। यहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ फिर बैम्बू के कुछ थिकेट्स हैं, सवाना भी है और कुछ ग्रासलैंड भी है ना। स्क्रबलैंड मतलब जहाँ पर थॉर्नी ट्रीज वगैरह होंगे, थॉर्नी बुशेस वगैरह होंगी। सवाना मतलब जहाँ पर लंबी लंबी ग्रासेस वगैरह होंगी, वो, है ना। तो यहीं पर आपको एक चीज़ दिखाई है कि देखिए डेसिडुअस ट्रीज भी यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर आपको बैम्बू भी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके के पूरे पूरे पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मॉनसून फॉरेस्ट में ऐसा पाया जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक जो चीज़ है वो आपको बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या हुए हैं इन मॉनसून लैंड्स में। मच ऑफ द मॉनसून फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर टू सपोर्ट द वेरी डेंस पॉपुलेशन। अब ये जो मॉनसून फॉरेस्ट है इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लियर किया गया है, काटा गया है। क्यों? ताकि वहाँ पर एग्रीकल्चर या खेती की जा सके। और खेती क्यों की जा सके? ताकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, डेंस है, बहुत ज़्यादा घनी आबादी है। तो अगर एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, है ना, फसल नहीं उगाएंगे, फल सब्जियाँ और अपने जो अनाज है अगर वो नहीं उगाएंगे तो ये पॉपुलेशन जो है वो फिर कैसे आप सर्वाइव कर पाएगी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो है एग्रीकल्चर किया जाता है। और एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड चाहिए, और लैंड कहाँ से आएगी? ये मॉनसून फॉरेस्ट को क्लियर करके। द कल्चरल लैंडस्केप थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द मॉनसून लैंड्स डीपली रिफ्लेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मेन्स क्वेस्ट फॉर सब्सिस्टेंस। यानी कि अगर हम कल्चरल लैंडस्केप देखें, ये जो मॉनसून लैंड है इसके पूरे लेंथ और ब्रेथ में, यानी कि पूरे के पूरे एरिया में अगर हम देखें तो उससे हमें मैन की जो क्वेस्ट है फॉर सब्सिस्टेंस, मतलब जो उसकी सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि वो खुद के लिए जो चीज़ कर रहा है ना, खुद को जीवित रखने के लिए या खुद का पेट पालने के लिए, खुद का परिवार पालने के लिए जो चीज़ वो कर रहा है, दैट इज नोन एज द सब्सिस्टेंस। तो उसकी जो एक इच्छा उसके मन में है वो हम जो है, अगर हम कल्चरल लैंडस्केप देखें पूरा का पूरा मॉनसून लैंड्स का, मतलब कहीं भी हम चले जाएं, इसको हम लेंथ वाइज देखें, ब्रेथ वाइज देखें, तो हमें सब जगह ये चीज़ देखने को मिलेंगी। जहां पर भी पॉसिबल था वहां पर क्रॉप्स को उगाया गया है। प्लेन्स जो है उनको प्लॉ किया गया है। प्लॉ करना मतलब उसमें हल वगैरह चलाया गया है और उसमें जो है फिर फसल लगाई गई है, खेती करी गई है। हिल्स को जो है वो टेरेस किया गया है, क्योंकि टेरेस फार्मिंग के बारे में हमने देखा है कि हिली एरियाज में जो है वो सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं ना, टेरेस बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर ये सब कुछ बना के फार्म लैंड बनाया गया है। अब फार्म्स जो है वो स्मॉल है और पीपल आर फॉरएवर लैंड हैंग्री, है ना। जो फार्म्स हैं, जो खेत हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो छोटे हैं, और लोग जो है वो हमेशा ज़मीन के भूखे हैं। इन देयर क्वेस्ट फॉर लैंड दे हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन। उन्होंने क्या करा है कि नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो ये फॉरेस्ट वगैरह है इनको भी ख़त्म कर दिया है, इनको हटा दिया है। समटाइम वेंटनली, वेंटनली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बेतरतीबी से या बेहुदगी से, है ना, इसको उन्होंने खाली कर दिया है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि सॉइल इरोजन की समस्या भी देखने को मिली है, क्योंकि आपने पेड़ वगैरह सब कुछ काट दिया, जंगल काट दिया, तो उससे सॉइल इरोजन भी होगा। और यही जो प्रॉब्लम है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा क्या है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये प्रॉब्लम इंडियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा सीरियस है, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है ना। और सिर्फ पॉपुलेशन हाई नहीं है, साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन द प्लेन्स द सेम पीस ऑफ लैंड मे हैव बीन टिल्ड फॉर जनरेशंस with little or no replenishment and yet able to yield fairly reasonable returns। लेकिन प्लेन्स वगैरह में ये देखने को मिला है कि एक ही जमीन को जो है उस पर
मतलब बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर क्या करा जा रहा है, उस पर टिलिंग की जा रही है। टिलिंग मतलब कि एक बार आपने फसल उगाई, फिर उस पुरानी फसल को आपने उसके जो भी रेसिड्यू वगैरह बच गए हैं उनको निकाल लिया, उसके बाद फिर आपने अगले सीजन में नई उसमें फसल उगाई। तो ऐसा जो है वो साल दर साल चल रहा है। और मतलब बहुत सालों तक यूज़ करने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि उनको फेयर रीजनेबल रिटर्न मिल रहा है, मतलब जो क्रॉप है उसकी पैदावार ठीक ठाक वहाँ पर हो रही है। जो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है नेचुरल रेनफॉल के ऊपर एंड अ लार्ज लेबर फोर्स रीचेज इट्स ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड इन द मॉनसून लैंड्स, है ना। जो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है उसको एक तो क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, नेचुरल रेनफॉल पर वो निर्भर करता है, और उसको लेबर चाहिए, नेचुरल लार्ज लेबर फोर्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है उसको मॉनसून लैंड्स में मिल जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जो सॉइल है, जो यानी कि जो मिट्टी है, वो लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस का एक बेसिस है। मतलब कि मतलब जो ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं, जो लेबर वगैरह हैं, वो उनको क्या मिल रहा है, यहाँ से अपनी रोजगार मिल रहा है, अपनी आजीविका कमाने का एक साधन मिल रहा है। फार्मिंग इज नॉट ओनली द डोमिनेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीपल बट ऑल्सो फॉर्म्स द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। और वो भी सब कॉन्टिनेंट है चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न ब्राज़ील और द वेस्ट इंडीज़। तो यानी कि फार्मिंग जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए या लार्ज नंबर ऑफ द पीपल के लिए सिर्फ एक ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। ये एक इकोनॉमी का भी एक मुख्य हिस्सा है। कहाँ के लिए, चाहे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें, चाहे चाइना की बात कर लें, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लें, ईस्टर्न ब्राज़ील, वेस्ट इंडीज़, इन सब जगहों की। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको यहाँ तक समझ में आ रही हैं। अब इसके बाद आगे क्या दिया गया है कि फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर रिकॉग्नाइजेबल, यानी कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर्स देखने को हमें मिलती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वाइट पैडी कल्टीवेशन, है ना। पैडी की स्पेलिंग यहाँ पर PADI लिखी है, आपने कहीं कहीं पर ये PADDY भी देखी होगी, है ना। वही मतलब है, पैडी मतलब होता है धान की फसल। तो पैडी कल्टीवेशन में देखिए क्या लिखा है कि राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबल क्रॉप एंड इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल लोलैंड्स वेरेवर द रेन एक्सीड्स 70 इंचेस, यानी कि जहां पर भी बारिश 70 इंच से ज़्यादा हो रही है, और ट्रॉपिकल लोलैंड्स यानी कि लोलैंड्स मतलब पहाड़ों में नहीं उगाया जाएगा, जो नीचे प्लेन वाले एरिया हैं वहां पर इसको उगाया जाएगा। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट करेक्टरिस्टिक क्रॉप ऑफ द मानसून लैंड एंड इट्स टोटल एक्रिएज फार एक्सीड्स दैट ऑफ एनी अदर क्रॉप, यानी कि एक तो क्या है, ये मानसून लैंड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और साथ ही साथ जो इसका टोटल एक्रिएज है, एक्रिएज का मतलब मैंने आपको बताया है कि एरिया अंडर द फॉरेस्ट, ये एरिया अंडर द क्रॉप वो बहुत ज़्यादा है, वो बाकी किसी क्रॉप के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट वेरी फ्यू एरियाज आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून्स एवर टेक टू द कल्टिवेशन ऑफ पैडी, यानी कि सारा का सारा जो पैडी कल्टिवेशन है, ऑलमोस्ट सारा का सारा वो मानसून वाले एरिया में ही होता है, जहाँ पर मानसून है वहीं पर होता है, मानसून लैंड्स में ही होता है, उसके बाहर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी की जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जगहों पर इतना ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर ये नहीं होता है। इसके बाद पैडी की जो है दो मुख्य प्रजातियां या वैरायटी है। एक तो है वेट पैडी। वेट पैडी जो है विच इज मेनली ग्रोन ऑन लोलैंड्स इन फ्लडेड फील्ड्स और टेरेस्ड अपलैंड्स, है ना। फ्लडेड फील्ड्स में या टेरेस्ड अपलैंड्स में इसको उगाया जाता है जहां पर बहुत ज़्यादा पानी होगा वहां पर। और ड्राई पैडी ऐसी जगह पर उगाया जाएगा जहां पर रेनफॉल थोड़ा सा कम है, लेकिन मिनिमम ऑफ 50 इंचेस ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, यानी कि जिस समय ये फसल उग रही है पैडी की या धान की फसल, उस समय कम से कम 50 इंच की जो बारिश है वो चाहिए, उससे कम में ये नहीं होगा। ड्राउट्स एंड फ्लड्स दैट आर ऑलमोस्ट इनसेपरेबल फ्रॉम अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू इट्स कल्टिवेशन, क्योंकि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जो मानसून क्लाइमेट है वहाँ पर क्या होगा, अगर मानसून कभी कम आता है, बारिश कम आती है तो सूखा पड़ जाएगा, ड्राउट हो जाएगा, बारिश ज़्यादा आती है तो फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। यानी कि ये दोनों ही जो फिनोमेना है, चाहे सूखा पड़ना या बाढ़ आना, ये दोनों ही क्या है, इस फसल की कल्टीवेशन के लिए डेट्रीमेंटल या बिल्कुल नुकसानदायक हो सकते हैं। इरिगेशन वाटर फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, डैम्स और वेल्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, है ना। कुछ जगहों पर क्या होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश अगर नहीं भी हो रही है तो वहाँ पर नदियों से जो नहरें हैं, कैनाल्स, डैम्स मतलब जो आपके बांध वगैरह होते हैं, जो कुआं वगैरह होता है, वहाँ से इरिगेशन के थ्रू भी इसमें क्या किया जाता है, पानी को यूज़ किया जाता है।
अदर कुछ फूड क्रॉप्स हैं जैसे कि मेज है ना, मेज मतलब मक्का, मिलेट, सोरगम, वीट, ग्राम एंड बीन्स, ये भी कुछ इंपॉर्टेंस है लेकिन थोड़ा सा कम एज कंपेयर टू द पैडी। पैडी सबसे ज्यादा है। दे आर कल्टिवेटेड इन ड्रायर और कूलर एरियाज वेयर राइस कैन नॉट बी ग्रोन, यानी कि ये ऐसी जगह पर उगाया जाता है जहां पर राइस या पैडी नहीं उगाया जा सकता, वहां पर इस तरीके के क्रॉप्स को हम लोग उगाते हैं। इसके बाद लो लैंड में कुछ कैश क्रॉप्स भी है, जैसे कि अ वाइड रेंज ऑफ लो लैंड ट्रॉपिकल कैश क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट आफ्टर लोकल नीड्स हैव बीन मेट, यानी कि कुछ लो लैंड एरियाज में ऐसी कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती है जिनको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि निर्यात करते हैं। कब? जब हमारी खुद की जरूरत, हमारा जो लोकल नीड्स है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। इसी तरीके की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है दैट इज केन शुगर। केन शुगर मतलब जो गन्ना होता है वो। एज मच एज 2/3 ऑफ द वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है वहां से लगभग विश्व का जो कुल मिला के गन्ना की खेती होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसका 2/3 तो ट्रॉपिकल कंट्रीज से ही आता है। शुगर जो है वो प्लांटेशंस में उगाई जाती है या फिर स्मॉल होल्डिंग्स में, जहां पर रेनफॉल और सनशाइन जो है काफी ज्यादा हो। प्लांटेशंस मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आप कॉमर्शियल एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं जहां पर मतलब जो भी फसल उगाई जाएगी उसका यूज एज अ कॉमर्शियल पर्पस किया जाएगा, क्योंकि शुगर केन आपको वैसे भी पता है इट इज वन ऑफ द क्या है, कैश क्रॉप है या कॉमर्शियल क्रॉप है। और या फिर कुछ स्मॉल होल्डिंग में भी उगाई जा सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि बारिश और सनशाइन यानी कि सूरज जो है वो काफ़ी होना चाहिए और बरसात भी इसके लिए काफ़ी चाहिए, पानी भी काफ़ी चाहिए। कुछ मेजर प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया है, जावा है आपका, फॉर्मोसा यानी कि आपको जो ताइवान वाला एरिया है वो है, वी हैव क्यूबा, जमैका, ट्रिनिडाड एंड बारबाडोस। ये सारे के सारे जगहों पर शुगर केन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद जूट जो है, जूट इज कन्फाइंड ऑलमोस्ट एंटायरली टू द गेंजेस ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वहां पर क्या उगता था, क्या प्रोड्यूस होता था, जूट, है ना, और वो भी इंडिया और बांग्लादेश वाले रीजन में। इट हैज लॉन्ग बीन अ लीडिंग हार्ड फाइबर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सेक्स। सेक्स या गनी मतलब जो आपने देखा होगा कि आटे चावल के जो बोरे होते थे, है ना, जो आजकल प्लास्टिक के बैग आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पहले बोरे होते थे आटे चावल के वो इसी से बनते थे, वो जूट के बैग हुआ करते थे। इसके बाद मनीला हेम्प जो है वो एक फिलीपींस का प्रोडक्ट है, पर्टिकुलरली वहाँ के मिंडनाओ का। उसको आज की डेट में यूज़ किया जाता है हाई क्वालिटी रोप, यानी कि एक बहुत अच्छे स्तर की रस्सी बनाने के लिए। अदर क्रॉप्स जो है जो इंक्लूड करती है जैसे इंडिगो। इंडिगो मतलब जो नील होती है जो कि आपके डाई वगैरह करने में यूज़ आती है, वो आज भी इंडिया और जावा में उगाई जाती है। इसको लेकर तो आपने जो इंडिगो रिवॉल्यूशन है ना, या फिर जो चंपारण सत्याग्रह था हिस्ट्री में वो पूरा पढ़ा होगा, तो वही सब चीज़ें हैं। इसके बाद कॉटन जो है वो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मेजर एक्सपोर्ट के लिए जो है वो इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर बनानास, कोकोनट्स, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें भी प्रोड्यूस होती है। तो ये तो हो गई आपकी लो लैंड में जो कैश क्रॉप्स थी वो। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हाई लैंड में कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। अब हुआ क्या कि ये जो ट्रॉपिकल लैंड थी यहाँ पर कॉलोनाइजेशन हुआ, किनका, यूरोपियंस का, क्योंकि यूरोपियंस आए यहाँ पर, तो इसकी वजह से एक न्यू फॉर्म ऑफ कल्टिवेटेड लैंडस्केप जो है कूलर मॉनसूनल हाईलैंड्स में भी डेवलप हुआ। अब दिस इज द कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन ट्री क्रॉप्स इन ट्रॉपिकल प्लांटेशंस। इसमें क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ ट्रॉपिकल अपलैंड फॉरेस्ट वर क्लियर टू मेक वे फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन विच टी एंड कॉफी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। अब यहाँ पर अंतर क्या है कि ये अपलैंड है। अपलैंड मतलब ये लो लाइंग एरियाज नहीं है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्लेट्यू या उससे ऊपर वाला एरिया है। तो वहां पर क्या किया गया कि 1000 ऑफ एकड़ यानी कि हजारों एकड़ को क्लियर किया गया ताकि वहां पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाए। और उनमें से भी अगर हम दो क्रॉप की बात करें तो टी यानी कि चाय और कॉफी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज वर लग्जरीज इन यूरोप इन द 18th century and the products of the plantations are originally meant only for export to the mother countries where there was a great craze for the beverages, है ना। तो यानी कि चाय और कॉफी जो हुआ करती थी वो अगर हम 18वीं सदी की बात करें तो यूरोप में ये एक लग्जरी मानी जाती थी। और ये जो प्लांटेशन से जो भी प्रोडक्ट उगते थे, जो भी ये क्रॉप्स वगैरह यहाँ पर होती थी, ये सिर्फ और सिर्फ मदर कंट्रीज में ही एक्सपोर्ट होती थी। मदर कंट्रीज मतलब जैसे मान लीजिए ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में आते हैं, यहाँ पर टी और कॉफी अगर वो प्लांट करते हैं
तो वो फिर टी और कॉफी जो है इंडिया में ऐसा यूज नहीं होगी, उसको सीधे ब्रिटेन में ही क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि वहां पर क्या था कि इन तरीके के बेवरेजेस या पेय पदार्थ जो होते हैं, पीने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनका बहुत ज्यादा क्या था वहां पर क्रेज था। बाद में फिर क्या हुआ कि जो लोकल पीपल है दे ऑल्सो गेट इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग देम एंड दे फास्ट बिकेम नेसेसिटीज। बाद में ऐसा हुआ है कि इंडिया में भी ये चीजें जो है वो यूज होने लगी और लोकल लोगों को भी इनकी आदत लग गई। अब बोथ द बेवरेजेस बिकेम सो पॉपुलर इन एंड आउट ऑफ द ट्रॉपिक्स दैट देयर वाज ग्रेट एक्सपेंशन इन देयर एक्रेजेस बोथ इन रीजन्स विद द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट एंड द ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। तो धीमे धीमे इनका जो क्रेज है वो बढ़ता चला गया, और क्रेज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हमें ज्यादा एरिया के अंतर्गत वो क्रॉप को उगाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में भी और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट में भी ये इनका जो एकरेज था इन बेवरेजेस का वो बढ़ने लगा। कॉफी जो है वो ओरिजिनेट हुई है इथोपिया में और अरेबिया में, जहां पर ये आज भी उगती है। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो साउथ अमेरिका का ब्राजील देश है, यहां पर लगभग विश्व की कॉफी प्रोडक्शन का आधा यानी कि 50% ऑफ द कॉफी प्रोडक्शन जो आज की डेट में हो रहा है वो ब्राजील में हो रहा है। और ये ब्राजीलियन प्लेट्यू के जो ईस्टर्न स्लोप है वहां पर ज्यादा उगाया जाता है, क्योंकि ईस्टर्न स्लोप में हमने अभी आगे देखा था कि वहां पर ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है। और ये क्रॉप जो है वो हाईलैंड स्लोप्स पर भी लगभग 2000 फीट से 4500 फीट तक भी उगाया जाता है। कहाँ पर, सेंट्रल अमेरिका के कुछ स्टेट्स में, इंडिया में और ईस्टर्न जावा में, यहाँ पर भी ये चीज़ जो है उगाई जाती है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कॉफ़ी जो है वो इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है। तो यानी कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे देश में कॉफ़ी पीने का एक प्रचलन है, क्योंकि आज के डेट में आप देखिए जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो इस तरीके की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है ना, मैं कहूँगा क्रेजी है कि कॉफ़ी को लेकर, चाय को लेकर। बट ये चीज़ें जो है इंडिया की परंपरा में या इंडिया की जो एक ट्रेडिशन है उसमें कभी भी थी नहीं, है ना। वो तो यहाँ के लोगों से उगाई गई ये चीज़ें, तो इनको क्या हो गया, आदत लग गई, वो चीज़ वाली बात है ना। इंडिया में ये चीज़ नहीं थी। सिमिलरली ये चाय की भी लेकर भी है, यानी कि टी जो है वो भी चाइना में ओरिजिनेट हुई है और स्टिल एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप देयर, और आज भी वहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। लेकिन इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो थोड़ा सा मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर नहीं चाहिए, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। बारिश जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 60 इंच से ज़्यादा, और वेल ड्रेन्ड हाईलैंड स्लोप्स होने चाहिए। इट थ्राइव्स वेल इन द ट्रॉपिकल मानसून जोन। तो ट्रॉपिकल मानसून जोन में ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन वेल ड्रेन्ड हाईलैंड स्लोप होने चाहिए। वेल ड्रेन्ड मतलब जहाँ पर पानी नहीं अटकना चाहिए वहाँ पर, लेकिन प्रेफरेबली हायर एल्टीट्यूड्स पर। तो इनका जो बेस्ट रीजन है वो कहाँ पर है, हिमालयन फुटहिल्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। आपने देखा होगा कि जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ना, आसाम वगैरह का जो रीजन है, या फिर वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला रीजन है, वहाँ पर टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि वो क्या है, हिमालय के फुटहिल्स है। सिमिलरली बांग्लादेश में भी होता है। इसके बाद श्रीलंका का जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ पर भी है। इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड है उसके भी वेस्टर्न पार्ट में ये होता है, और वहाँ से सारी की सारी जो चाय है वो क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है। चाइना की जो चाय है, जो चाइना जो टी प्रोड्यूस करता है, वो मोस्टली लोकल कंजम्पशन के लिए ही है, क्योंकि एक तो उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन वाला देश है चाइना। तो चाय उनकी खुद की है तो वो ज़्यादा पीते होंगे, तो इसलिए उनका एक्सपोर्ट वो नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन, लोकल कंजम्पशन के लिए ही उसको रखते हैं। अब इसके बाद अगला आता है लुम्बरिंग। लुम्बरिंग मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम पेड़ वगैरह को काटते हैं उसके कॉमर्शियल यूज के लिए, दैट इज नोन एज लुम्बरिंग। अब क्या लिखा है कि वेर एवर देर आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विच हैव स्टिल नॉट बीन फेल्ड टू मेक वे फॉर द प्लॉ, लुम्बरिंग इज अंडरटेकन इन अ मोर एक्सेसिबल एरियाज। यानी कि ऐसी जगहों पर जहां पर पेड़ अभी तक नहीं काटे गए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ट्रॉपिकल मानसून वाले रीजन में क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए, ज़मीन। और ज़मीन कहाँ से आएगी, पेड़ों को काट कर। यानी कि जहाँ पर भी पेड़ कट चुके हैं वहाँ पर तो ठीक है, और जहाँ पर नहीं कटे हैं वहाँ पर ये लुम्बरिंग की जाती है। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन कॉन्टिनेंटल साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा की जाती है। ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज, जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज है टीक, जिसका बर्मा मैंने आपको पहले ही बताया कि लीडिंग प्रोड्यूसर है,
वो सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर है। सॉट आफ्टर मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो इसी की है। अब ये इतना ज़्यादा वैल्यूबल या कीमती क्यों है? क्योंकि एक तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ ये श्रिंक भी नहीं होता, मतलब सिकुड़ता भी नहीं है, और इसमें फंगस अटैक या इंसेक्ट वगैरह भी नहीं लगते, इन सब से भी ये इम्यून है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है। ये ऐसे हिली डिस्ट्रिक्ट्स में उगाया जाता है जो लगभग 3000 फीट होते हैं ऊंचाई तक, और जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, मॉडरेट रेनफॉल है। और सरकार के सुपरविजन के अंतर्गत में क्या करा गया है कि टीक ट्रीज विच आर कट हैव टू बी रिप्लेस, यानी कि जो भी टीक के पेड़ काटे जा रहे हैं उनको वापस से क्या करना है, रिप्लेस भी करना है। दिस इज द ओनली वे टू एंश्योर द स्टडी सप्लाई ऑफ टिम्बर विच इज द सेकेंड ग्रेटेस्ट मनी अर्नर फॉर बर्मा आफ्टर राइस। और ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि हम अगर पेड़ काटते ही जाएंगे और नए पेड़ को नहीं लगाएंगे तो फिर एक समय आएगा कि जब पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि टिम्बर या लकड़ी जो है हमें वो स्टेडीली या कॉन्स्टेंटली या आप कहें कि कंटिन्यूसली मिलती रहे, तो उसका यही तरीका है कि आप पुराने पेड़ काटें और नए पेड़ को लगा दें। तो बर्मा के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बर्मा का ये एक जो आय का स्रोत है, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले पे तो उसको जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका वो राइस है, और दूसरे नंबर पर फिर ये टिम्बर है। नॉर्दर्न बर्मा की अगर हम बात करें तो रीजन ऑफ द चिंडविन रिवर, जो चिंडविन रिवर है वहां पर टीक प्लांटेशंस बहुत बड़े बड़े हैं। अब टीक को लेकर एक बात यहां पर बोली गई है, टीक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि टीक के जो पेड़ है उसको मैच्योर होने में, यानी कि कॉमर्शियल टिम्बर बनने में लगभग 100 साल लगते हैं। तो देखिए कितना बड़ा समय है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जो टीक का ग्रीन लॉग है, लॉग होता है पेड़ का जो तना होता है वो, है ना, जिसको हम यूज करते हैं एज अ टिम्बर। तो जब वो ग्रीन होता है, मतलब जो वो हरा होता है, वो इतना ज़्यादा हैवी होता है कि वो पानी में रेडिली फ्लोट नहीं कर सकता, यानी कि पानी में वो तैर नहीं सकता। तो इसलिए क्या करा जाता है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू पॉइजन द ट्री सेवरल ईयर्स बिफोर एक्चुअल फॉलिंग। मतलब जब उस पेड़ को गिराना हो तो उससे कई साल पहले से हम क्या करते हैं कि उस पेड़ को पॉइजन करना, यानी कि उस पेड़ को जहर देना शुरू कर देते हैं। क्यों? उससे क्या होगा कि वो जब तक पेड़ गिरने का समय आएगा तब तक वो पॉइजन से सूख चुका होगा, और सूखने की वजह से क्या हो जाएगा कि ड्राई भी हो जाएगा और लाइट हो जाएगा, ताकि उसको चिंडवेन और इरावदी जो नदियां हैं उनमें बहाया जा सके, और वो रंगून स्थित जो 100 मिल है, यानी कि जो आरा मशीन वगैरह है वहां तक वो पहुंच सके। जो इंडिविजुअल लॉग्स हैं उनको हम राफ्ट वगैरह जो होती हैं उनमें बांध के बेचते हैं, और गाइडेड डाउन स्ट्रीम बाय अ क्रूज ऑफ मैन एंड टग बोट्स, तो उनके थ्रू हम इनको जो है नीचे 100 मील तक पहुंचाते हैं। और फिर भी लगभग आप देखिए कि इनको 18 मंथ लगते हैं किसी भी लॉग ऑफ टीक को रंगून पहुंचने तक, ताकि उसको हम जो उसके प्लैंक वगैरह हैं उसमें उसको 100 कर सके, मतलब उसको आरी से या आरा मशीन जो होती है वहां पर काट सके, और उसके बाद फिर उसका एक्सपोर्ट जो है वो पॉसिबल हो पाता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट लुम्बरिंग। अब इसके बाद बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेकर। इसमें क्या दिया है, देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो आपको पता है कि होता क्या है ना। लिखा क्या है, दिस मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज वाइडली प्रैक्टिस्ड। ये एक ऐसा प्रिमिटिव फॉर्म है, प्रिमिटिव फॉर्म मतलब जो बहुत पहले से प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये आज भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द क्रॉप्स इन द सेम फील्ड टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी, द ट्राइब्समैन मूव टू अ न्यू क्लियरिंग व्हेन देयर फर्स्ट फील्ड इज एग्जॉस्टेड। यानी कि किसी भी एक जमीन की फर्टिलिटी या उसकी जो उर्वरता है ना, उसको बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको बनाए रखने के लिए एक तरीका ये भी है कि हम एक ही जमीन पर हर सीजन में अलग अलग क्रॉप उगाएं, क्रॉप रोटेशन करें, अलग अलग क्रॉप उगाएं। तो उससे क्या होगा कि फर्टिलिटी जो है वो बनी रहेगी, और उसमें भी कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाएं जिनसे ये चीज़ हो सकती है, मतलब फर्टिलिटी रिस्टोर रह सकती है। एक तरीका तो ये है। लेकिन ये जो ट्राइब्समैन है ये क्या करते हैं, ये एक अपनी फसल उगाते हैं, उसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है अगर फसल उगलेगी तो जो लैंड की फर्टिलिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा कम हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये उसके बाद ऐसी ज़मीन को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। द क्लियरिंग और द फील्ड इन द मिडस्ट ऑफ द जंगल इज यूजुअली मेड बाय अ फायर। अब ये क्या करेंगे कि जंगल के बीच में या फॉरेस्ट के बीच में इनको खाली जगह चाहिए खेती करने के लिए, तो करेंगे क्या कि ये वहाँ पर आग लगा देंगे, है ना, सारे पेड़ वगैरह उससे जल जाएंगे, विच डिस्ट्रॉयज पर्टिकुलरली एवरीथिंग इन इट्स वे। और आग के रास्ते में तो जो भी आएगा वो सबको जला देगा।
है ना। उसके बाद जब ये मतलब इन्होंने ये जगह बना ली, है ना, फॉरेस्ट इन्होंने जला दिया, जगह बना ली, उसके बाद जब ये वहां पर प्लांटेशन कर देंगे तो लिटिल अटेंशन इज पेड टू द फील्ड आइदर इन वीडिंग और मैन्योरिंग। मतलब इन्होंने एक बार फसल उगा दी, फिर ये उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ना तो ये वीडिंग करेंगे। वीडिंग मतलब जो उसमें कुछ वीड्स वगैरह उग जाते हैं, है ना, उसको भी ये तोड़ेंगे नहीं, उसको भी ये खरपतवार जो होती है उसको भी नहीं हटाएंगे, और साथ ही साथ मैन्योरिंग मतलब खाद वगैरह भी ये नहीं देंगे। तो क्रॉप्स जो है दे आर लेफ्ट एंटायरली टू द केयर ऑफ द नेचर, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रकृति के भरोसे, नेचर के भरोसे ये पूरी की पूरी क्रॉप को छोड़ देते हैं। उसके बाद ये कुछ सिंपल जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं जैसे होज एंड स्टिक्स, इनको प्लॉइंग और सीडिंग के लिए इनका यूज करते हैं। मतलब हल जोतने के लिए जो है वो लकड़ी के जो हल आते थे उनका यूज करेंगे, और ये सीडिंग वगैरह मतलब जो बीज वगैरह है वो भी वैसे ही उगाएंगे। इनके पास कोई बहुत बढ़िया जो इक्विपमेंट्स हैं, है ना, कोई इनके पास थ्रेशर या ट्रैक्टर वगैरह जो है वो नहीं होंगे। जो ड्रॉट एनिमल्स हैं दे आर अननोन एंड मैनुअल इज एक्सक्लूसिवली मैनुअल। जो लेबर है वो एक्सक्लूसिवली कैसी रहेगी, मैनुअल रहेगी। मतलब जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं, जैसे आपने कहीं कहीं पर देखा होगा आज भी कि किसी के पास अगर ट्रैक्टर वगैरह नहीं है तो उसके पास कम से कम बैल है ना, वो बैल के थ्रू क्या कर रहा है, हल जोत रहा है। लेकिन इनके पास बैल वगैरह भी नहीं है ना, और ये क्या कर रहे हैं कि सारा का सारा काम जो है वो खुद ही कर रहे हैं मैनुअली। देयर नीड्स आर सो बेसिक दैट एवरी फार्मर प्रोड्यूसेस मच द सेम रेंज ऑफ क्रॉप एज हिज नेबर्स। अब इनकी जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो इतनी मूलभूत या इतनी बेसिक है कि हर किसान जो है वो लगभग एक ही तरह की क्रॉप उगा रहा है ना। अलग अलग क्रॉप ये नहीं उगा रहे हैं। क्या क्या उगाते हैं, मेज, मक्का है, ड्राई पैडी, यम्स, टेपियोका, स्वीट पोटैटोज और कुछ बीन्स जो है ये यहाँ पर मोस्ट कॉमन है। फार्मिंग जो है वो इंटायरली सब्सिस्टेंस के लिए है। सब्सिस्टेंस के लिए मतलब जो भी ये उगाते हैं वो अपनी खुद के परिवार, अपने खुद के फैमिली के लिए है, ना कि उसमें से ऐसा कुछ है कि ये कुछ बेच रहे हैं या उसका बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा क्या करेंगे, खुद ही उसको कंज्यूम करेंगे। अब ये जो ट्रॉपिकल सॉइल्स होती हैं ये ज़्यादातर क्या होती है, लेटोजोलिक। लेटोजोलिक का मतलब है कि इसमें आयरन एंड एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। रैपिडली ये लीच्ड हो जाती हैं और इजीली एग्जॉस्ट हो जाती है। लीचिंग का मतलब क्या है कि जब अगर हम उसमें पानी अगर जाएगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे को चले जाते हैं, है ना। लीचिंग जो है दैट इज द फिनोमेना ऑफ लीचिंग। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो सॉइल है वो इजीली एग्जॉस्ट हो जाएगी। एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या है कि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है या जो उसमें से क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, जो यील्ड हो रही है, वो काफ़ी कम होगी। तो इसीलिए क्या है कि जो फर्स्ट क्रॉप है दैट मे बी बाउंटीफुल, यानी कि जो पहली फसल उस जमीन पर उगाई जाएगी हो सकता है कि वो बहुत बढ़िया फसल हो, उसकी जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो। लेकिन जो सब्सिक्वेंट हार्वेस्ट है वो डिटोरिएट करेंगी। मतलब अगर आपने एक बार फसल उगाई, उसके बाद दोबारा आपने उसी जगह पे फसल उगाई, तो हो सकता है कि दोबारा बार की जो पैदावार हो वो काफ़ी कम हो। और फ्यूल एयर लेटर्स द फील्ड हैज़ टू बी अबेंडेंड एंड अ न्यू पैच इज क्लियर्ड एल्सवेयर। तो वही है कि कुछ सालों के बाद उस ज़मीन को आपको छोड़ना पड़ेगा और फिर आपको कहीं दूसरी जगह पर ज़मीन ढूंढनी पड़ेगी और वहाँ पर फिर वो ज़मीन को क्लियर करना पड़ेगा। तो दिस सिस्टम ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ कल्टिवेशन ऑल्टरनेटिंग विद लॉन्ग पीरियड्स ऑफ फैलोइंग इज प्रोबेबली द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग लैंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिक्स वेयर मैन्योरिंग इज अननोन। यानी कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोगों को खाद वगैरह के बारे में, मैन्योरिंग वगैरह के बारे में नहीं पता है, तो वहाँ पर इस तरीके का जो सिस्टम है कि वहाँ पर हम कुछ शॉर्ट पीरियड तक कल्टीवेशन करें और फिर कुछ लंबे समय तक हम उसको छोड़ दें ज़मीन को, ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो है या जो अपनी फर्टिलिटी है उसको दोबारा रीगेन कर सकें। ये एक बढ़िया तरीका है क्या करने का, लैंड को अलग अलग जगह पर यूज़ करने का। मतलब जहाँ पर मैन्योर वगैरह है वहाँ पर तो ठीक है, अगर फर्टिलिटी लैंड की थोड़ा सा कम भी है तो मैन्योर डालते हैं। आज की डेट में तो मैन्योर का यूज़ भी कम हो रहा है क्योंकि मैन्योर इज है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसका यूज़ कम होता है, उससे भी क्योंकि यील्ड वगैरह जो है वो कम मिलती है। तो आजकल तो ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं जो कि हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए भी और एज सच नेचर के लिए भी, लेकिन फिर भी यूज़ हो रहा है ना। खासकर यूरिया वगैरह के फर्टिलाइजर बहुत यूज़ होते हैं तो उससे भी नुकसान है। उसको लेकर भी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट में, थोड़ा बहुत इकोनॉमी में पढ़ी है कि ग्रीन कोटेड, नीम कोटेड यूरिया वगैरह का यूज़ होता है और किस तरीके से जो यूरिया की ये थी, जो यूरिया फर्टिलाइज़र हुआ करता था उसका कैसे मिसयूज़ हो रहा था, ये भी हम लोगों ने अपने इकोनॉमी के कोर्स वगैरह में चीज़ें पढ़ी हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज सो वाइडली प्रैक्टिस्ड अमंग्स इंडिजीनियस पीपल दैट डिफरेंट लोकल नेम्स
आर यूज्ड। ठीक है, ये मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में या एशिया में यूज़ की जाती है, ये अलग अलग जगह पर भी यूज़ होती है और इसके हर जगह पर जो है वो कुछ अलग अलग नाम रहते हैं। जैसे मलेशिया की बात करें तो इसका नाम है वहाँ पर लडांग, बर्मा में बात करें तो इट इज़ नोन एज तोंगिया, थाईलैंड में इसका नाम है तमराई, फिलीपींस में इसका नाम हो जाता है केंगिन, जावा में इसको बोला जाता है हुमा, श्रीलंका में बोला जाता है चेना, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में इसको बोला जाता है मिल्पा। तो दीज आर नथिंग बट द नेम्स ऑफ योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के जो ही लोकल नेम है ये वो है। अब कभी कभी हो सकता है कि वैसे ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लडांग, केंगिन, हुमा, चैना, है ना, दीज आर द नेम्स ऑफ व्हाट, ये किसके नेम है? तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन दैट आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। तो यहां पर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। बहुत आसान चैप्टर था, मेरे हिसाब से बहुत आसान था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि पता लगे कि इन चैप्टर से आपको कितना सीखने को मिल रहा है और कितना आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको जैसे ही 15 चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बोल दिया था कि आगे आने वाले चैप्टर्स में समझना कम है, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट रहेंगे लेकिन याद ज़्यादा करना है। तो याद करने वाली चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी, तो इसलिए आप उसको ज़रूर याद कीजिए। चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा कम है और याद करने वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और अगला चैप्टर जो है अब हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी ऑन चैप्टर 70। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं। फुल कोर्स में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो फुल कोर्स को आप लोग एनरोल कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे वीडियो जो हैं आपको इस कोर्स के यूट्यूब में नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसको फुल कोर्स के थ्रू ही ले सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स आपको दिया जा रहा है। टेक्निकल क्वेरी के लिए अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी है तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अपने फीडबैक सजेशन जो है वो आप हमें यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।